एक मोमो ठगनी थी जो अपनी चालाकी और मक्कारी की वजह से कई मासूम लोगों की दौलत लूट चुकी थी। एक दिन वो बाजार से चूल्हा जलाने के लिए मट्टी का तेल खरीदने जा रही थी कि रास्ते में उसे एक झोंपड़ी यानी कुटिया नजर आई। कुटिया में एक फकीर को बैठे हुए देखा। फकीर उस वक्त अपनी रंग बिरंगी कपड़ों से बनी हुई गुदरी, फकीरी लिबास जिसमें रंग बिरंग के पेवंद लगे होते हैं, उसे गुदरी कहा जाता है। फकीर उस गुदरी में अपनी उम्र भर की कमाई चांदी के सिक्कों को छुपाकर ऊपर से सुई धागे के साथ अच्छी तरह सी रहा था। मोमो ठगनी ने यह सब कुछ देख लिया। वो बहुत चालाक औरत थी। कुछ ही देर में फकीर ने अपनी गुदरी में चांदी के सिक्कों को अच्छी तरह छुपा लिया। मोमो ठगनी ने यह सोचना शुरू कर दिया कि उस फकीर से ये गुदरी कैसे छीनी जाए ताकि चांदी के सिक्के उसके हाथ लग जाएं। फिर उसके जहन में एक तरकीब आई। मोमो ठगनी फकीर की कुटिया में दाखिल हुई और फकीर को बड़े अदब से सलाम किया और कहने लगी, बाबा जी, आप मुझे बहुत नेक और परहेजगार दरवेश मालूम होते हैं। मैं आप जैसे लोगों की खिदमत करना अपना फर्ज समझती हूँ। आप इस कुटिया में कैसे रहेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। आपकी खिदमत करके मुझे दिली तौर पर बहुत खुशी महसूस होगी। बाबा जी, आपके जाने से मेरे घर पर अल्लाह ताला की रहमत होगी। फकीर ने मोमो ठगनी की तरफ बड़े गौर से देखा और फिर गुस्से से कहा, हम फकीर किसी के यहाँ नहीं जाया करते। मोमो ठगनी ने एक मर्तबा फिर इसरार किया कि आप एक दिन के लिए ही मेरे घर आ जाएं ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, आपको अपने हाथों से अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला सकूं। फकीर ने फिर इनकार कर दिया। मोमो ठगनी ने फिर सोचा कि अब क्या किया जाए कि ये फकीर मेरे साथ मेरे घर चलने पर रजामंद हो जाए। दरअसल मोमो ठगनी की नजर तो उसकी दौलत पर थी जो उसने गुदरी में छुपा रखी थी। फिर मोमो ठगनी ने अपनी ये तरकीब नाकाम होते हुए देखा तो गुस्से से कहा, मैं आपको एक दिन के लिए अपने घर जरूर लेकर जाऊंगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने फिर मोमो ठगनी को अपनी गुस्से वाली आवाज में कहा, देखो बीबी, तुम मेरी कुटिया से बाहर चली जाओ और तुम्हारे जी में जो कुछ आता है वो करो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम कौन हो? मोमो ठगनी कुटिया से बाहर आ गई और सोचने लगी कि ये बूढ़ा किसी तरह भी मेरे साथ चलने के लिए रजामंद नहीं। फिर मोमो ठगनी की नजर चंद आदमियों पर पड़ी जो कुटिया की तरफ आ रहे थे। जब वो आदमी मोमो ठगनी के करीब से गुजरे तो मोमो ठगनी ने रोनी सी सूरत बनाकर उन आदमियों से कहा, अरे भाइयों, मेरी जरा बात तो सुनना। उन आदमियों ने कहा, हाँ बहन, बताओ क्या बात है। फिर मोमो ठगनी ने बताना शुरू किया, भाइयों देखो, इस कुटिया में मेरा हामिद रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरा हामिद मुझसे नाराज होकर इस कुटिया में आ गया है और मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। अगर ये घर न गया और मेरे बच्चों के लिए बाजार से कुछ ना ला कर दिया तो वो भूख से मर जाएंगे। उन आदमियों को मोमो ठगनी की बातों पर यकीन आ गया क्योंकि मोमो ठगनी ने कुछ ऐसे लहजे में उनसे बात की थी। फिर मोमो ठगनी ने कहा, भाइयों मेहरबानी करके इसको मेरे साथ मेरे घर भिजवा दो। उन आदमियों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाइयों, हमें इस औरत की जरूर मदद करनी चाहिए। आओ इसके हामिद को इसके साथ वापस घर भेज दें। उन आदमियों ने फकीर से कहा, अपनी औरत के साथ घर वापस जाओ और बाजार से रोटी लाकर अपने बच्चों को खिलाओ, वरना वो भूख से मर जाएंगे। फकीर ने कहा, भाइयों मैं इस औरत को नहीं जानता। ये औरत मेरी बीवी नहीं है। मैं इसके साथ इसके घर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर मोमो ठगनी ने कहा, अरे देखो, अब तो इसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया है। ये झूठ बोलता है। उन आदमियों को भी औरत के झूठे टसों पर यकीन आ गया था, इसलिए वो फकीर को झूठा ही समझ रहे थे। उन आदमियों ने भी फकीर से कहा, तुम ही झूठ बोलते हो। आखिर बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि उन्होंने फकीर को खूब मारा। किसी ने थप्पड़ मारा और किसी ने मुक्का मार दिया।
और फकीर बेचारा आखिर में रोने लगा। फकीर ने जोर जोर से पुकार कर कहा, ये औरत मेरी बीवी नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन किसी आदमी ने भी फकीर की बात न सुनी। जब फकीर को खूब मार पड़ गई तो फकीर ने कहा, मुझे मत मारो, ये मेरी बीवी है और मैं अभी इसके साथ घर वापस जाता हूँ। क्या करता बेचारा, आखिर मार से बचना तो था। फिर मोमो ठगनी ने कहा, भाइयों अब इसे मत मारो, ये मेरे साथ घर वापस जाने के लिए तैयार हो गया है। मोमो ठगनी ने उन आदमियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। जब वो आदमी चले गए तो मोमो ठगनी ने फकीर से कहा, मैंने तुमसे ना कहा था कि अब मेरे साथ मेरे घर चले चलो। मैं तो बड़े प्यार और इज्जत से कह रही थी, मगर तुम मार खाकर ही जाना चाहते थे, तो इसमें मेरा क्या कसूर। मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी एक बात ना मानी, जिसकी ये सजा आपको मिल गई। फकीर बेचारा दिल ही दिल में मोमो ठगनी को बुरा भला कहता हुआ उसके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में मोमो ठगनी फकीर को लेकर अपने घर आ गई। ये घर मोमो ठगनी का अपना घर नहीं था, बल्कि किराए का मकान था। मोमो ठगनी ने फकीर को चारपाई पर बिठाया और फिर फकीर को गरम गरम चाय बनाकर दी। चाय पीकर फकीर खुश हो गया और दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा, वाकई मैं गलती पर था, इस नेक बख्त औरत के साथ इसके घर नहीं आ रहा था। फिर मोमो ठगनी ने फकीर के सामने बहुत मजेदार खाना पेश किया। फकीर खाना खाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने इतना लजीज खाना इससे पहले ना तो कभी देखा था और ना ही पहले कभी खाया था। फकीर जब खाने से फारिग हुआ तो मोमो ठगनी ने फकीर को एक कमीज सीकर दी और कहा, बाबा जी आप ये कमीज पहन लें, क्योंकि आपने जो गुदरी पहन रखी है वो बहुत गंदी और मैली हो चुकी है, मैं उसे अभी धो देती हूँ। फकीर ने फिर सोचा, ये औरत तो वाकई बहुत नेक है जो इस तरह मेरी खिदमत कर रही है। फकीर ने सोचे समझे बगैर वो गुदरी उतार कर मोमो ठगनी को दे दी और उसकी दी हुई कमीज खुद पहन ली। फकीर को खाने की लज्जत और उसके मजे में अपनी गुदरी में सिली हुई रकम चांदी के सिक्कों के बारे में ख्याल ही ना रहा। फिर मोमो ठगनी ने कहा, बाबा जी आप इस चारपाई पर आराम करें और घर का भी ख्याल रखें, मैं अभी हमसाए के कुएं से आपकी गुदरी धोकर लाती हूँ। फकीर चारपाई पर लेट गया और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई, क्योंकि उसने पेट भरकर लजीज खाना जो खाया था। और मोमो ठगनी फकीर की गुदरी लेकर वहां से भाग गई। चंद घंटों बाद जब फकीर जगा तो उसे अपनी गुदरी में सिले हुए चांदी के सिक्कों का ख्याल आया। फिर तो फकीर के जैसे होश ही उड़ गए। फकीर जल्दी से घर के बाहर आया और हमसाए के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर के बाद हमसाई बाहर आई और उसने पूछा, कौन हो? फकीर ने कहा, बहन जी इस घर की नेक औरत आपके घर गुदरी लेकर धोने के लिए आई थी, उसको बराए मेहरबानी बाहर भेज दें। हमसाई ने कहा, वो औरत मेरे घर तो नहीं आई, कहीं और चली गई होगी। फकीर ने उसको इर्द गिर्द के तमाम घरों में तलाश किया, लेकिन वो कहीं ना मिली। फकीर ने सोचा कि वो नेक औरत अभी तक नहीं आई और रात होने वाली है, कहीं वो मोमो ठगनी ही ना हो। फकीर ने जोर जोर से शोर मचाया, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी उम्र भर की कमाई चांदी के सिक्के लूट कर ले गई वो। उस ठगनी औरत को तलाश करो, खुदा के लिए उस औरत को जल्दी जल्दी तलाश करने में मेरी मदद करो। लोगों ने फकीर को यूं शोर मचाते और रोते पीटते हुए देखा तो वो सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। लोगों ने फकीर से रोने की वजह पूछी तो फकीर ने उन लोगों को बताया कि किस तरह उस औरत ने उसकी उम्र भर की कमाई 1000 चांदी के सिक्के लूट लिए और वहां से फरार हो गई। फकीर ने बताया कि वो औरत इस घर में रहती थी। लोगों ने फकीर को बताया, अरे भाई ये मकान तो किराए का है और यहाँ सिर्फ एक औरत ही रहती थी। ये सुनकर फकीर ने कहा, अच्छा तो ये मकान भी किराए का है, अब तो वो औरत यहाँ वापस नहीं आएगी।
लोग उस औरत को शक्लो सूरत से पहचानते थे। फिर लोग उस औरत को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ सिमतों में भागे और कुछ आदमी फकीर को दिलासा देने लगे, बाबा जी आप फिक्र ना करें, वो हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकती। काफी देर के बाद लोग वापस फकीर के पास आए और फकीर से अफसोस का इजहार किया कि वो उस औरत को तलाश नहीं कर सके। फकीर बेचारा रोता रोता वापस अपनी कुटिया की तरफ चला गया। चंद महीनों के बाद मोमो ठगनी जिस जगह या जिस मकान में छुपी हुई थी वहां से बाहर निकली। मोमो ठगनी बेस बदलकर हाथ में एक करवा यानी एक बर्तन पकड़कर सरसों का तेल खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ी। फिर मोमो ठगनी एक तेली की दुकान पर आ गई, जहां तेली बैल और कोल्हों की मदद से सरसों का तेल निकाल रहा था। करीब ही तेली ने अपना दूसरा बैल बेचने के लिए बांधा हुआ था। मोमो ठगनी तेली के कोल्हों के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में एक गाहक बैल खरीदने के लिए आ गया। मोमो ठगनी ने तेली से कहा, भाई मुझे 5 सेर सरसों का तेल दे दो। तेली ने कहा, अम्मा जी आप कुछ देर ठहर जाएं, मैं अपना बैल इस गाहक को बेच दूं, फिर मैं आपको सरसों का तेल दे दूंगा। मोमो ठगनी करीब ही पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गई और तेली ने अपना बैल अपने गाहक को दिखाना शुरू कर दिया। गाहक को वो बैल भी बहुत पसंद आया और गाहक ने उस बैल की कीमत पूछी। तेली ने कहा, इस बैल की कीमत 500 रुपये है। गाहक को वो बैल बहुत ही पसंद आया और उसने तेली को मुंह मांगी कीमत 500 रुपये ही दे दिए। मोमो ठगनी ये सब कुछ बैठी देख रही थी। तेली ने बैल की कीमत 500 रुपये गाहक से ली और अपनी जेब में गिनकर डाली और बैल उसके हवाले कर दिया। फिर मोमो ठगनी से कहने लगा, अम्मा जी मैं अभी घर से होकर वापस आता हूँ, तेल सरसों अभी निकल रहा है, मैं आपको हालिस और अच्छा सरसों का तेल निकाल कर दूंगा। अम्मा जी आपने आम के अचार में ही डालना है ना? मोमो ठगनी ने कहा, हाँ बेटा आम का मौसम है ना, इसलिए आम का अचार डालने का इरादा है। अम्मा जी आप कुछ देर यहाँ मेरा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। मोमो ठगनी ने कहा, ठीक है बेटा मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तेली ने अपनी दुकान को ताला लगा दिया और एक बैल को कोल्लू के इर्द गिर्द घूमने को छोड़कर वहां से चला गया। मोमो ठगनी ने भी तेली के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद तेली का घर आ गया। उसने जोर जोर से घर का दरवाजा खटखटाया। तेली बहुत खुश था क्योंकि उसका बैल अच्छे दामों बिक गया था। तेली की बीवी ने दरवाजा खोला तो तेली ने उसे बताया कि मेरा एक बैल आज 500 रुपये में फरोख्त हो गया है, ये लो 500 रुपये और इनको अच्छी तरह संभाल के रखना। 500 रुपये पुराने जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। तेली कहने लगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ये रुपए तुमसे वापस ले लूंगा। तेली बैल की कीमत 500 रुपये अपनी बीवी के हवाले करके वापस अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। मोमो ठगनी ने तेली का घर देख लिया और मोमो ठगनी भी वापस तेली की दुकान की तरफ चल पड़ी। कुछ ही देर में मोमो ठगनी तेली की दुकान पर पहुंच गई और उसी चारपाई पर जाकर बैठ गई और तेली कुछ देर के बाद वहां पहुंचा। तेली ने जल्दी से अपनी दुकान का ताला खोला और मोमो ठगनी को 5 सेर सरसों का तेल दे दिया। मोमो ठगनी सरसों का तेल लेकर वहां से चल पड़ी और तेली अपने कोल्लू और बैल और तेल निकालने में मसरूफ हो गया। मोमो ठगनी सरसों का तेल लेकर सीधा तेली के घर आ गई। मोमो ठगनी ने तेली के घर का दरवाजा खटखटाया। तेली की बीवी तेलन बाहर आई। जब उसने बाहर देखा तो एक बड़ी अम्मा उसके सामने खड़ी थी। तेलन ने उससे पहले अम्मा को कभी नहीं देखा था। मोमो ठगनी ने अपने सर पर लाल रंग की मेहंदी लगाई हुई थी और सर पर सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए थे और हाथ में एक गड़ा पकड़े हुए थे जिसमें सरसों का तेल था। मोमो ठगनी ने पहले तो बड़ी मोहब्बत से तेली की बीवी के सर पर हाथ फेरा और दुआ सलाम के बाद तेली की बीवी से कहने लगी, बेटी
मैं आज तुम्हारे खामन की दुकान पर सरसों का तेल खरीदने गई थी क्योंकि आमों का मौसम है और मैं आमों का अचार डालना चाहती थी। इसलिए मैं तुम्हारे खामिंद से तेल खरीदने के लिए गई थी। तुम्हारा खामिंद बहुत अच्छा आदमी है और बाजार में उसकी दुकान बहुत मशहूर है क्योंकि वो खालिस और अच्छा सरसों का तेल फरोख्त करता है। तुम्हारा खामिंद इस वक्त कोल्हू और बैल के जरिए सरसों से तेल निकालने में मसरूफ है। मैं हाजन हूँ, मैंने हज किया है। तुम्हारे खामिंद को मुझ पर बहुत यकीन है। उसने मुझसे कहा है कि अम्मा हाजन, तुम मेहरबानी करके मेरे घर जाओ और मेरी बीवी से 500 रुपये लेकर वापिस आ जाओ और मेरी बीवी से कहना कि तुम्हारा खामिंद अभी अभी जो बैल फरोख्त करके उसकी कीमत 500 रुपये जो तुम्हें देकर गया है वो वापस दे दे, क्योंकि मैंने जिस शख्स को बैल फरोख्त किया था वो बैल वापस लेकर आ गया है और अब वो कहता है कि मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे ये बैल पसंद नहीं है। अगर मैं खुद 500 रुपये वापस लेने के लिए गया तो मेरी कहानी यानी मेरा तेल खराब हो जाएगा। तेली की बीवी को उस हाजन मोमो ठगनी की बातों पर यकीन आ गया। तेली की बीवी को उस वक्त मोमो ठगनी एक हाजन नजर आ रही थी। उसने जल्दी से 500 रुपये लाकर मोमो ठगनी को दे दिए। तेली की बीवी ने मोमो ठगनी से पूछा, अम्मा जी, इतनी जल्दी और अचानक मेरे खामिद को 500 रुपये की क्यों जरूरत पड़ गई? मोमो ठगनी ने कहा, बेटी, मैंने तुमको बताया तो है, तुम्हारे खामिद ने जिस गाहक को बैल फरोख्त किया था वो वापस कर गया है और अब वो रुपए वापस मांग रहा है क्योंकि उसे बैल पसंद नहीं आया। इसलिए तुम्हारे खामिद ने 500 रुपये वापस मंगवाए हैं। फिर तेली की बीवी को मोमो ठगनी की बातों पर यकीन आ गया। फिर मोमो ठगनी ने तेली की बीवी के सर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। मोमो ठगनी 500 रुपये लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। जब शाम को तेली घर वापस आया और खाना खाने के बाद उसने अपनी बीवी से फरोख्त शुदा बैल की रकम 500 रुपये मांगी तो तेली की बीवी ने कहा, अरे वो रुपए तो तुमने कुछ देर के बाद ही एक हाजन को भेजकर वापस मंगवा लिए थे। आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत जल्द ही भूल गए हो और मुझे तुमने परेशान कर दिया है। इतना ज्यादा काम मत किया करो, अब तो तुमने भूलना भी शुरू कर दिया है। तेली ने कहा, मैंने तो किसी हाजन अम्मा को तुम्हारे पास 500 रुपये लेने के लिए नहीं भेजा था। तेली की बीवी ये सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुई। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने एक मर्तबा फिर अपने हामिद को उस अम्मा हाजन के हुलिये के बारे में बताया कि उस अम्मा हाजन ने सर के बालों का लाल रंग और सर पर सफेद रंग का दुपट्टा लिया हुआ था और हाथ में तेल से भरा हुआ करवा पकड़ा हुआ था और वो कह रही थी कि मैं हाजन हूँ, तुम्हारे हामिद को मुझ पर बड़ा यकीन है। तुम्हारे हामिद ने जिस गाहक को बैल फरोख्त किया था वो उसे वापस लेकर आ गया है और अपनी रकम 500 रुपये तुम्हारे हामिद से वापस मांग रहा था। इसलिए तुम्हारे हामिद ने मुझे तुम्हारे पास वो रकम जो बैल फरोख्त करके तुम्हें देकर गया था वापस मांगी है और फिर सरसों के तेल से भरा हुआ करवा मुझे दिखाया, जिसे देखकर मुझे उसकी बातों पर यकीन आ गया कि वो वाकई तुम्हारी दुकान से होकर आई थी और फिर मैंने उसे अंदर से 500 रुपये निकाल कर दे दिए। तेली ने कहा, ये जो हुलिया तुम मुझे बता रही हो, इस हुलिये की एक औरत मेरी दुकान पर आई थी और मुझसे 5 सेर सरसों का तेल खरीदा था। तेली को भी पता चल गया कि जरूर वो औरत मोमो ठगनी ही होगी जो मेरे बैल की रकम 500 रुपये लेकर फरार हो गई है। फिर तेली को अपनी बीवी की कम अकली पर गुस्सा आया कि उसने उस औरत की बातों पर यकीन कैसे किया। फिर तेली ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। फिर तेली ने जोश में आकर अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। तेली अपनी बीवी को मारता जाता और कहता जाता, तुमने उस हाजन औरत को क्यों 500 रुपये दे दिए? तेली की बीवी की चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग तेली के घर आ गए और तेली से वजह पूछी तो तेली ने तमाम वाकया सुना दिया। लोगों ने तेली को दिलासा दिया, तुम फिक्र ना करो, हम जरूर उस मोमो ठगनी को ढूंढ निकालेंगे। तुम अपनी बीवी को मत मारो, इसमें तुम्हारी बीवी का कोई कसूर नहीं।
वो औरत ही इतनी मक्कार और होशियार है कि उससे कोई बच भी नहीं सकता। फिर तेली के मोहल्ले के लोगों ने उस औरत को बहुत तलाश किया, लेकिन वो औरत किसी को ना मिली और फिर कहीं छुप गई। उस मुल्क के बादशाह की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। बादशाह अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था, क्योंकि उसकी माँ फौत हो चुकी थी। एक रोज मोमो ठगनी बादशाह के महल में दाखिल हुई और शहजादी को देखते ही रोना शुरू कर दिया। शहजादी ने पूछा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताएं, मैं शायद आपके किसी काम आ सकूं। मोमो ठगनी ने कहा, बादशाह की बीवी जो वफात पा चुकी है, मैं उसकी बहन हूँ और मैं रिश्ते में तुम्हारी खाला लगती हूँ। तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारी माँ की वफात के बाद मैं फिर यहाँ कभी नहीं आई। जब मेरी अपनी बेटी की शादी है तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई और मैंने चाहा कि तुम भी मेरी बेटी की शादी में शामिल हो सको। शहजादी ने जब सुना कि वो मेरी खाला हैं तो उसे अपनी माँ की याद आ गई और शहजादी ने अपनी खाला के गले लगकर खूब रोना शुरू कर दिया। फिर शादी का सुनकर उसे बहुत खुशी हुई और शहजादी को अपने बाप बादशाह सलामत से इजाजत लेने का ख्याल ही न रहा। मोमो ठगनी ने शहजादी से कहा, बेटी मैं तुम्हें बादशाह की अदालत खत्म होने से पहले पहले महल में वापस छोड़ जाऊंगी। शहजादी को बहुत खुशी हुई। मोमो ठगनी ने शहजादी से कहा, बेटी अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और अच्छे अच्छे कपड़े और कीमती जेवर भी पहन लो। शहजादी ने जल्द ही बहुत खूबसूरत कपड़े और कीमती जेवर भी पहन लिया और फिर मोमो ठगनी के साथ चल पड़ी। चंद घंटों का सफर तय करने के बाद शहजादी ने कहा, खाला जान मैं बहुत थक चुकी हूँ, तुम्हारा घर किधर है? कब आएगा तुम्हारा घर? मोमो ठगनी ने कहा, बेटी तुम इतनी जल्दी ही थक गई हो, मेरा घर तो अभी कुछ ही दूर है। चलो मैं तुम्हें किसी के घर ले जाती हूँ जहाँ तुम थोड़ी देर आराम कर लेना, और मुझे भी भूख लग रही है। मोमो ठगनी ने शहजादी से पूछा, क्या तुम्हें भी भूख लग रही है? शहजादी ने कहा, हाँ हाला, मुझे भी भूख सता रही है, अब मैं और ज्यादा नहीं चल सकती। रास्ते में एक धोबी का घर पड़ा। मोमो ठगनी शहजादी को उस धोबी के घर ले गई। धोबी ने अपने घर की दीवारों पर ग्राहकों के कपड़े खुश्क होने के लिए डाल रखे थे। घर में एक पीपल का दरख्त था और उस पीपल के दरख्त के साथ एक ऊंट बांध रखा था। गर्मियों के दिन थे और गर्मी भी काफी ज्यादा थी। मोमो ठगनी ने धोबी से कहा, बेटा मैं और मेरी बेटी सफर की वजह से काफी थक चुकी हैं और तुम्हारे यहाँ कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हैं, मुसाफिर हैं। धोबी बेचारा नेक आदमी था। धोबी ने आराम करने के लिए जो चारपाई पीपल के दरख्त के नीचे पड़ी हुई थी उसकी तरफ इशारा कर दिया। अम्मा जी आप वहाँ चारपाई पर बैठ जाएं, मैं अभी आपको ठंडा पानी पिलाता हूँ। मोमो ठगनी ने कहा, हाँ बेटा बहुत प्यास लगी है, तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो, पानी को रहने दो, ये लो 20 रुपए, बाजार से किसी होटल से गरम गरम रोटियां और दाल ला दो, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। धोबी बेचारा इनकार न कर सका और मोमो ठगनी से 20 रुपए लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। मोमो ठगनी को पहले ही मालूम था कि शहर वहां से काफी दूर है और धोबी को वापस आते आते काफी वक्त लग जाएगा। फिर मोमो ठगनी ने शहजादी से कहा, बेटी तुम कुछ देर चारपाई पर लेटकर आराम करो, जब धोबी बाजार से खाना लेकर वापस आएगा तो मैं तुम्हें नींद से जगा लूंगी। शहजादी ने कहा, हाला मुझे भी नींद आ रही है। कुछ ही देर में शहजादी गहरी नींद सो गई। जब मोमो ठगनी ने देखा कि शहजादी गहरी नींद सो चुकी है तो उसने शहजादी के गले और कानों का तमाम जेवर उतार लिया। जेवर बहुत ज्यादा कीमती था और फिर उसने दीवारों से तमाम कपड़े उतार कर एक गठरी बना ली और उस गठरी में ही वो जेवरात बांध लिए। फिर मोमो ठगनी ने धोबी के ऊंट को पीपल के दरख्त से खोला और उस गठरी को ऊंट पर रखा और खुद भी उस पर सवार होकर वहां से भाग गई और शहजादी को बिल्कुल भी पता न चला कि मोमो ठगनी ने उसके जेवरात उतार लिए हैं। जब कुछ देर के बाद धोबी गरम गरम रोटियां और दाल लेकर आया तो धोबी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके गाहकों के तमाम कपड़े और उसका ऊंट गायब था और वो अम्मा जान भी नजर नहीं आ रही थी
जिसने उसे गरम गरम रोटियां और दाल लेकर आने के लिए कहा था। तो धोबी ने ऊंची ऊंची आवाज में ये कहना शुरू कर दिया, ए लोगों, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इस लड़की की माँ मेरा ऊंट और मेरे तमाम गाहकों के कपड़े दीवारों से उतार कर ले गई है। धोबी की आवाज से शहजादी जाग गई। शहजादी ने अपने इर्द गिर्द देखा तो धोबी के मोहल्ले के काफी लोग वहां जमा हो गए थे। शहजादी ने धोबी से पूछा, धोबी भाई, मेरी हाला कहाँ है, उसको बुलाओ। धोबी ने कहा, तुम्हारी हाला तो मेरा ऊंट और मेरे तमाम गाहकों के कपड़े दीवारों से उतार कर फरार हो गई। जब शहजादी ने अपने गले और कानों को हाथ लगाया तो उसने कहा, धोबी भाई, मेरे भी जेवरात गायब हैं। फिर उन दोनों और दूसरे लोगों पर मोमो ठगनी की हकीकत खुल गई। शहजादी ने कहा, भाई, मैं बादशाह की बेटी हूँ और शहजादी हूँ, और ये औरत मुझे धोखे से महल से अपनी बेटी की शादी पर लेकर आई थी और अपने आप को मेरी हाला कहती थी। मुझसे गलती हुई, मैं उसकी तस्दीक ना कर सकी। मेरी वालिदा वफात पा चुकी थी, इसलिए मुझे कुछ ना पता था और मैंने उस औरत की बातों पर यकीन कर लिया। उसका रवैया ही इतना मोहब्बत वाला था कि मुझे यकीन करना पड़ा। अब जब मेरे भी जेवरात गायब हैं तो यकीनन ये औरत मोमो ठगनी ही थी। जाओ, जाकर उसे तलाश करो। मोहल्ले के लोग शहजादी की बात सुनकर बहुत हैरान हुए और जल्द ही मुख्तलिफ सिमतों में मोमो ठगनी को तलाश करने के लिए भाग पड़े। धोबी ने भी बादशाह का नाम सुनकर कांपना शुरू कर दिया। अब पता नहीं बादशाह उसके साथ क्या सलूक करता है। शहजादी ने धोबी को तसल्ली दी कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही बादशाह सलामत को सारी हकीकत बता दूंगी। अब तुम मेहरबानी करके मुझे वापस मेरे महल में छोड़ाओ। फिर धोबी शहजादी के साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में शहजादी और धोबी महल में आ गए। बादशाह भी अदालत से वापस घर आ चुका था। जब बादशाह ने अपनी बेटी को एक आदमी के साथ घर वापस आते हुए देखा तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि फौरन इस आदमी को गिरफ्तार कर लो, इसने मेरी बेटी को अगवा किया है। शहजादी ने कहा, अब्बा जी, ये धोबी है, इसे गिरफ्तार मत करें, बल्कि इसे इनामो इकराम देकर रुखसत करें। इस धोबी ने मेरी बहुत मदद की और मुझे वापस मेरे महल में पहुंचाया है। गलती तो मेरी अपनी थी कि मैं एक धोखेबाज औरत के साथ बगैर कुछ सोचे समझे चल पड़ी, जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उस औरत ने कहा था कि मैं तुम्हारी हाला हूँ, आज मेरी बेटी की शादी है और शादी के इस पुरमसरत मौका पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, इसलिए मैं तुमको लेने आ गई हूँ। तुम जल्दी से अच्छे कपड़े और कीमती जेवर पहन लो। मैं तुमको बादशाह के अदालत से वापस आने से पहले ही महल में वापस छोड़ जाऊंगी। मैं उसकी चकनी चपड़ी बातों में आ गई और उसके साथ चल पड़ी। जब काफी फासला तय करने के बाद मैं थक गई तो वो औरत मुझे इस धोबी के घर में ले गई। धोबी को उस औरत ने बाजार से गरम गरम रोटियां और दाल लेकर आने के लिए भेज दिया और मुझे धोबी के घर पर पड़ी हुई चरपाई पर लेटने के लिए कहा। मैं उस चरपाई पर लेट गई। वो मेरे जेवरात, धोबी का ऊंट और कपड़े लेकर फरार हो गई है। इसमें इस बेचारे धोबी का कोई कसूर नहीं। इस तरह बादशाह सलामत पर मोमो ठगनी की हकीकत खुली। बादशाह सलामत धोबी पर बहुत खुश हुआ और उसको बहुत सा इनामो इकराम और एक नया ऊंट देकर रुखसत कर दिया। इसके बाद बादशाह ने पूरे मुल्क में जगह जगह डिंडोरा पिटवा दिया, मनादी करवा दी कि जो कोई भी मोमो ठगनी को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे बहुत सा इनामो इकराम दिया जाएगा। बादशाह ने सिपाहियों को भी उस औरत को तलाश करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की मगर वो उस धोखेबाज औरत को तलाश करने में नाकाम रहे। चंद माह के बाद लोग शहजादी को बेवकूफ बनाने वाली बात भूल गए। तो एक दिन मोमो ठगनी भेस बदलकर बाजार से गुजर रही थी कि वो फकीर उसको मिल गया जिसकी वो गुदरी लेकर फरार हुई थी। फकीर ने देखते ही मोमो ठगनी को पहचान लिया कि ये तो वही धोखेबाज औरत है जो उसकी गुदरी और उसमें चांदी के सिक्के लेकर भाग गई थी। मोमो ठगनी ने भी फकीर को देखकर पहचान लिया और फिर तेज तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया। फकीर ने भागकर उसे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। मोमो ठगनी ने कहा, देखो,
अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं वो गुदरी सिपाहियों को दे दूंगी। इस तरह तुमको कुछ भी ना मिलेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारी गुदरी संभाल कर रखी हुई है। मैं तुम्हें तुम्हारी गुदरी और उसमें सिले हुए चांदी के सिक्के अभी वापिस कर देती हूँ। फकीर खामोश हो गया और फिर फकीर ने कहा कि मैं शोर नहीं मचाता, लेकिन तुम मेरी गुदरी और उसमें सिले हुए चांदी के सिक्के सब मुझे वापिस कर दो। मोमो ठगनी ने कहा, मैं तुमको तुम्हारी रकम अभी वापिस कर दूंगी, तुम घबराओ मत, मेरे साथ आओ। फकीर मोमो ठगनी के साथ चल पड़ा। मोमो ठगनी उस फकीर को एक दंदान साज की दुकान के पास ले गई। मोमो ठगनी ने फकीर से कहा, बाबा जी, तुम यहाँ इस दंदान साज की दुकान के बाहर खड़े हो जाओ, मैं अभी इस दंदान साज से तुम्हारी गुदरी लेकर आती हूँ। दंदान साज दांतों का इलाज करने वाले को कहते हैं। फकीर मान गया और मोमो ठगनी दंदान साज की दुकान के अंदर चली गई और वहां से उस फकीर की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि ये जो फकीर बाहर खड़ा है वो मेरा हामिद है। 2 दिन से उसके तमाम दांतों में दर्द हो रहा है। ये लो 50 रुपए और बराए मेहरबानी उसके तमाम दांत निकाल दीजिए। वो चाहे आपको जो मर्जी कहे कि ये मेरे दांत बिल्कुल ठीक हैं, उसकी बातों पर गौर न करना। तमाम रात दांतों की दर्द की वजह से वो बेचारा ना खुद सो सका और ना ही मेरे बच्चों को सोने दिया और ना ही मैं सो सकी। मैं थोड़ी देर बाद फिर वापस आऊंगी। दंदान साज ने कहा, ठीक है बीबी, तुम अपने हामिद को दुकान के अंदर भेजो, मैं अभी उसके तमाम दांत निकाल देता हूँ। मोमो ठगनी दंदान साज की दुकान से बाहर निकल आई और फकीर से जाकर कहा, बाबा जी, मैंने आपकी गुदरी उस दंदान साज के पास बतौरे अमानत रखवाई थी। अब मैंने दंदान साज से कह दिया है कि जो गुदरी मैंने तुम्हारे पास बतौरे अमानत रखवाई हुई थी वो इस फकीर को दे देना। मैं अभी उस फकीर को बाहर जाकर अंदर भेजती हूँ। बाबा जी, आप अभी दंदान साज की दुकान पर जाकर अपनी गुदरी और उसमें सिली हुई रकम ले लें। फकीर खुशी से फूल गया और जल्दी से दंदान साज की दुकान के अंदर दाखिल हो गया और मोमो ठगनी वहां से फरार हो गई। जब फकीर दंदान साज की दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो दंदान साज के शागिर्दों ने फकीर को पकड़ लिया। फकीर ने कहा, मेरी गुदरी वापस कर दो और मुझे छोड़ दो। लेकिन दंदान साज ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और उसके दांत निकालने शुरू कर दिए। फकीर ने बहुत शोर मचाया कि भाई, तुम मेरे दांत क्यों निकाल रहे हो, ये तो ठीक हैं। मगर दंदान साज और उसके शागिर्दों ने उस फकीर की एक न सुनी और उसका एक दांत निकाल ही दिया। जब फकीर ने और ज्यादा शोर मचाया कि हकीम साहब, मेरे दांत तो बिल्कुल ठीक हैं, मैं दांत निकलवाने नहीं आया, मैं तो आपसे अपनी गुदरी लेने के लिए आया हूँ जो मोमो ठगनी ने आपके पास बतौरे अमानत रखी हुई है। दंदान साज को भी पता चल गया कि दांत तो इस फकीर के बिल्कुल ठीक हैं, जरूर कोई और वजह है। दंदान साज ने कहा, उस औरत ने तो मुझे 50 रुपए दिए थे और कहा था कि वो आदमी मेरा हामिद है, उसके दांतों में दर्द रहता है, उसके तमाम दांत निकाल दो। बेचारा कई दिनों से दर्द से रोता रहता है, न रात को खुद सोया, न मुझे और ना ही मेरे बच्चों को सोने दिया। फकीर ने कहा कि वो मेरी बीवी नहीं थी बल्कि मोमो ठगनी थी। दंदान साज ने भी सोच लिया कि वो औरत हमसे बहुत गलत काम करवाना चाहती थी। फिर फकीर ने उन्हें बताया कि किस तरह धोखे से मोमो ठगनी ने उसकी गुदरी और उसमें सिले हुए चांदी के सिक्के हासिल किए। आज जब मैंने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया तो वो मुझे तुम्हारे पास ले आई और खुद यहाँ से भाग गई। दंदान साज पर भी मोमो ठगनी की तमाम हकीकत खुल गई और फिर उन्होंने फकीर को छोड़ दिया। फकीर दर्द के साथ रोता हुआ बेचारा दंदान साज की दुकान से बाहर आ गया। पहले तो फकीर ने अपनी गुदरी और उसमें सिली हुई रकम ही खोई थी, मगर अब अपना एक दांत भी बेचारा गंवा बैठा था। मोमो ठगनी फिर कहीं जाकर छुप गई। काफी दिनों के बाद फिर वो बेस बदलकर बाजार से गुजर रही थी कि तेली ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। तेली भी शोर मचाने लगा। मोमो ठगनी ने तेली से कहा, शोर मचाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं वो 500 रुपए सिपाहियों को दे दूंगी
और तुम रोते ही रह जाओगे। तेली ने शोर मचाना छोड़ दिया। तेली ने मोमो ठगनी से कहा, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। मोमो ठगनी ने तेली से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे 500 रुपये संभाल कर रखे हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा 500 रुपया अभी तुमको वापस किए देती हूँ। तेली बेचारा मोमो ठगनी के साथ चल पड़ा। मोमो ठगनी आगे आगे और तेली उसके पीछे पीछे। मोमो ठगनी तेली को एक पठान के घर ले गई। दोपहर का वक्त था। पठान और उसके घर के तमाम अफराद सो रहे थे। पठान के घर में एक कुआं था। मोमो ठगनी ने तेली से कहा, तेली भाई, मेरी लड़कियां बहुत सफाई पसंद हैं, तुम जरा यहाँ कुएं पर नहा लो, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं। मेरी लड़कियां गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं अभी तुमको अंदर से साफ कपड़े ला देती हूँ। फिर मोमो ठगनी कमरे के अंदर गई। कमरे के अंदर तमाम अफराद सो रहे थे। मोमो ठगनी कमरे से पठान के कपड़े उठा लाई और लाकर तेली को दे दिए और कहा, नहाने के बाद ये साफ कपड़े पहनकर अंदर आकर अपने 500 रुपये ले जाना। तेली दिल ही दिल में खुश हो गया, क्योंकि अब उसे 500 रुपये मिल जाने की मुकम्मल उम्मीद हो चुकी थी। तेली ने सोचा कि अगर मोमो ठगनी से पैसे हासिल करने हैं तो जो वो कहती है मानने में ही फायदा है। अगर नाराज हो गई तो मुझे कोई 500 रुपये नहीं मिलेंगे। तेली नहाने में मसरूफ हो गया और मोमो ठगनी वहां से आंख बचाकर गायब हो गई। तेली जब नहाकर और पठान के कपड़े पहनकर फारिग हुआ तो उसने जोर जोर से पठान के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक पठान आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। जब उसने तेली को अपने कपड़े पहने हुए खड़ा बाहर देखा तो पठान को बहुत गुस्सा आया। उसने तेली को मारना पीटना शुरू कर दिया। काफी मारने के बाद पठान ने तेली को छोड़ दिया। फिर तेली ने पठान को बताया कि किस तरह मोमो ठगनी ने मेरे 500 रुपये पहल वाले धोखे से हासिल किए और किस तरह उसने अब तुम्हारे कपड़े मुझे पहुंचा दिए। तुमने मुझे ना हक मारा है, मेरी बात नहीं सुनी। फिर पठान को पता चला कि तेली बेचारा तो बेकसूर है। पठान पर मोमो ठगनी की हकीकत खुली तो उसने तेली से माफी मांगी। तेली बेचारा रोता पीटता हुआ घर वापस आ गया। पहले तो बैल के 500 रुपये खोए थे, अब पठान से भी बहुत ज्यादा मार खाई थी और मोमो ठगनी को पकड़कर भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। मोमो ठगनी फिर कहीं जाकर छुप गई। फिर चंद माह के बाद जब बेस बदलकर बाहर निकली तो धोबी ने मोमो ठगनी को फिर पहचान लिया। धोबी ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ये देखो मोमो ठगनी, मैंने इसे पकड़ लिया है। मोमो ठगनी ने धोबी से कहा, तुम शोर मत मचाओ, मैं तुम्हारा ऊंट और तमाम कपड़े वापस कर दूंगी। अगर तुम शोर मचाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। धोबी न माना। धोबी ने मोमो ठगनी से कहा, मैं तुमको बादशाह सलामत के पास लेकर जाऊंगा और इनाम हासिल करूंगा। तुमने सबको परेशान कर रखा है। मोमो ठगनी ने कहा, मुझे बादशाह सलामत के पास मत लेकर जाओ, मैं तुमको तुम्हारा तमाम सामान और शहजादी के जेवरात वापस कर देती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, मैंने तमाम चीजें संभाल कर रखी हैं। लेकिन धोबी मोमो ठगनी को लेकर बादशाह सलामत के महल में आ गया। बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, बेटी इस औरत को पहचानो, क्या ये औरत ही मोमो ठगनी है? शहजादी ने उस औरत को देखकर कहा, हाँ अब्बा जान, इसी औरत ने मेरे साथ धोखा किया था। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत के सर के तमाम बाल काट कर और इसका मुंह काला करके काने गधे पर बिठाकर सारे शहर का चक्कर लगाया जाए और फिर सारे शहर का चक्कर लगाने के बाद इसको दरिया में डुबोकर वापस आ जाना। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तामील की। सारे शहर का चक्कर लगवाने के बाद जब सिपाही उसे दरिया में डुबोने के लिए ले गए तो सिपाहियों ने मोमो ठगनी से पूछा, अम्मा जी, अब आप कोई वसीयत करना चाहती हैं तो कर लो, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। मोमो ठगनी ने सिपाहियों से कहा, बेटा तुम मेरी बात गौर से सुनना, मैं तो बादशाह की माँ हूँ। बादशाह को मोमो ठगनी तो मिली ही नहीं। मोमो ठगनी भी मेरी ही रंग और रूप जैसी थी। बादशाह सलामत ने आज शराब बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए बादशाह को आज अपनी माँ ही मोमो ठगनी लगी और उसने अपनी माँ के ही बाल कटवा दिए और मुंह काला कर दिया।
लेकिन अब जब तुम मुझे दरिया में फेंक कर वापिस जाओगे तो मेरा बेटा बादशाह तुम सब सिपाहियों को सख्त सजा देगा, क्योंकि अब उसकी शराब का नशा उतर चुका होगा। लेकिन अब तुम में से जो कोई सबसे पहले बादशाह सलामत के पास पहुंच जाएगा और ये जाकर कहेगा कि बादशाह सलामत तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, तो वो उसको पहला इनाम बहुत सा इनामो इकराम देगा, और जो उसके बाद जाकर बताएगा उसको दूसरा इनाम देगा, और जो उसके बाद जाकर बताएगा उसको तीसरा इनाम देगा, और जो सबसे आखिर में जाकर बताएगा कि बादशाह सलामत तुम्हारी माँ अब भी जिंदा है, तो उसे बहुत कम इनाम मिलेगा। अब मैं देखती हूँ कि तुम में सबसे पहले कौन सा सिपाही बादशाह को जाकर ये बताता है कि बादशाह सलामत आपकी माँ जिंदा है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे वापिस महल आती हूँ। जब सिपाहियों ने यह सुना तो सिपाही वापिस भाग पड़े। हर एक सिपाही की यही ख्वाहिश थी कि सबसे पहले जाकर बादशाह को बताए बादशाह सलामत आपकी माँ जिंदा है और इनाम पाए। सिपाही एक दूसरे के आगे पीछे भाग पड़े और मोमो ठगनी वहां से भाग गई। सिपाहियों की सांस फूली हुई थी और वो पसीने से शराबूर थे। जो सिपाही सबसे पहले बादशाह के महल में पहुंचा उसने जोर जोर से कहा, बादशाह सलामत आपकी माँ जिंदा है, बादशाह सलामत आपकी माँ जिंदा है। बादशाह सलामत सिपाहियों से नाराज हो गया और सिपाहियों से बोला, वो तुम्हें भी धोखा देगी है और जाते जाते मुझे भी मजाक कर गई। बादशाह सलामत मोमो ठगनी तुम्हारी माँ जिंदा है। बादशाह सलामत ने सिपाहियों से कहा, जाओ जाकर उसे तलाश करो और दरिया में डुबोकर ही वापिस आना। जब सिपाही वापिस दरिया के किनारे पहुंचे तो वहां मोमो ठगनी मौजूद न थी। वहां पर मोमो ठगनी का नामो निशान न था। तमाम सिपाही नाकाम वापिस लौटकर महल में आ गए और यूं मोमो ठगनी एक बार फिर अपनी चालाकी से भागने में कामयाब हो गई।